स्वागत है आपका लर्न स्टडी चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए हम करने वाले हैं आज क्लास 10 के इतिहास के पहला चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहले चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। CBSE क्लास 10 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। देखिए पहला प्रश्न, ये मैं आपको बता दूं, ये CBSE की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? तो वो किया था 1997 में। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 3 हो जाएगा, 1997 में। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स में आता है। दूसरा प्रश्न, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किया? तो ये थी राष्ट्रीय राज्य का उदय। किसका? राष्ट्रीय राज्य का उदय। तो इसका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। ये जो MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपके 1 से लेकर 20 तक के आते हैं, उसमें से कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा आपको, और 3 से 5 अंक वाले भी हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की सैन्यता का नहीं है? ठीक है, तो जनपद आधारित का होना ना होना। ठीक है, ये था, ये पहला क्वेश्चन था किसका? नेपोलियन सैन्यता का। दूसरा संपत्ति का अधिकार, ये भी था। सबके लिए बेशक अधिकार, ये भी था। नहीं, राइट तो है, सभी के लिए बेशक अधिकार नहीं था, केवल मताधिकार के लिए, महिलाओं के लिए मताधिकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सबके लिए बेशक मताधिकार। ठीक है, ये लक्षण नेपोलियन की सैन्यता में नहीं था। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? विनया कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित हुई थी? जो विनया संधि हुई थी वो किस वर्ष में आयोजित हुई थी? तो वो हुई थी 1815 में। कब? 1815 में विनया संधि आयोजित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 4 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5 करने जाते हैं। निम्न में से कौन 1815 की विनया संधि से संबंधित है? वो था ड्यूक मेटरनिक। कौन? ड्यूक मेटरनिक। तो उसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो किस संधि का उद्देश्य था? विनया संधि का। किसका? वियना संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 करते हैं। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को खांसी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था ड्यूक मेटरनिक ने। किसने? मेटरनिक ने। इसका पूरा नाम ड्यूक मेटरनिक है, लेकिन यहाँ पर मेटरनिक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो उसका नाम है कुस्तुनतुनिया की संधि। क्या? कुस्तुनतुनिया। लेकिन इसका एक दूसरा नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। कौन सी? कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। लेकिन ये भी आंसर राइट है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कुस्तुनतुनिया की संधि ने किसको मान्यता दी थी, तो यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9, आयरलैंड में प्रोस्टेट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या था? वोल्ट फटोन ने। वोल्ट फटोन ने। तो इसका राइट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है। आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है? जब आंखों पर पट्टी, आपने कई बार देखा होगा, जो आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और हाथों में तराजू है, वो न्याय का प्रतीक है। किसका? न्याय का। तो इसका राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए अब हम अन्य 1 अंक वाले करते हैं। ये तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, अब ये 1 अंक वाले कर लेते हैं। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो एक फ्रांस का कलाकार था, इसका नाम था फ्रेडरिक सोरियू। ठीक है, कौन था ये? फ्रांसीसी चित्रकार था या कलाकार था। दूसरा प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन कौन था? तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, आप बता दोगे, नो टेंशन। प्रश्न नंबर 3, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या है? तो उसका राष्ट्र है वो जर्मेनिया है। वह किसका प्रतीक थी? जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक थी। प्रश्न नंबर 4, मार्क्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो उसने किया था शक्ति विभाजन। किसका? शक्ति विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इट्स ओके, नोट कोई प्रॉब्लम। प्रश्न नंबर 5 करने जा रहे हैं। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी वो 1789 1789 में हुई थी। कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कभी आपसे 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। जोल्वेराइन क्या था? ठीक है, ये आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आप कहेंगे ये जर्मन शुल्क संघ था। क्या था? ये एक जर्मन शुल्क संघ था। 1 मार्क्स में है तो आपको बस इतना ही बताना है। लेकिन अगर पूरा है 2 मार्क्स में तो आपको पूरा लिखना है जोल्वेराइन क्या था और वह किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो ये एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया और मुद्रा की संख्या 30 से 2 कर दी थी। इस प्रकार ये आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। मैं आपको बार बार क्लियर कर दूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने ये क्लियर कर लिए, यदि आपने नोट डाउन कर लिए और याद कर लिए तो आप देखेंगे एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। मैस्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए। तो जो मैस्सिनी था उसने 2 संगठन स्थापित किए थे। तो कौन से थे? यंग इटली और यंग यूरोप। प्रश्न नंबर 8, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? हम इससे ऊपर भी कर चुके हैं, राष्ट्रीय राज्य का उदय। और प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स में पूछे जाने वाला प्रश्न, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता? जो बाल्कन क्षेत्र था उसमें जो निवासी रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? स्लाव। क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। ठीक है, विनय संधि किस वर्ष आयोजित हुई थी? 1815 में आयोजित हुई थी विनय संधि। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैटरनिक ने। कौन? ड्यूक मैटरनिक। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम बात कर लेते हैं 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों की। किसकी? 3 से 5 अंक वाले प्रश्न। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, चाहे आपका एग्जाम मिड टर्म हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड हो। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों को सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने सामूहिक पहचान मतलब एक जुड़वा पहचान बनाने के लिए किस प्रकार कार्य किया था? तो मैं आपको बता दूं, ये 4-5 पॉइंट आप लिख लेंगे तो आपको 3 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे। पहला है पितृभूमि और नागरिकता के विचार। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आप लिखेंगे नए राष्ट्रीय चिन्ह। जब राष्ट्र का निर्माण हुआ तो नए नए राष्ट्रीय चिन्ह लगाए गए। तीसरे में आप लिखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? प्रशासनिक व्यवस्था। और चौथे में लिखेंगे आप राष्ट्रीय भाषा। जब राष्ट्र का निर्माण होता है तो राष्ट्रीय चिन्ह चुन लिए जाते हैं, राष्ट्रीय भाषा चुन ली जाती है, पितृभूमि और नागरिक के विचार चुन लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 अंक वाले दूसरे प्रश्न की। क्या है दूसरा प्रश्न? नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेशन किया जिससे पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल और तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए।
तो नेपोलियन संहिता थी, उसमें क्या क्या था? व्यापार में सुधार कर दिया गया था, शहरी क्षेत्र में भी सुधार किया गया था और ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किया गया था। तो जो नेपोलियन संहिता आई थी उसने कई सारे सुधार किए थे, चाहे आपके व्यापार में हो, शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में हो। उसने क्या किया था? सुधार किया था, जिससे क्या हुआ था, जो व्यवस्था हुई थी वो कुशल हो गई थी, खुश हो गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, 3 से 5 अंक वाले प्रश्न। यूरोप के राष्ट्र के विचार में निर्माण ने संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये हर बार आता है कि यूरोप के राष्ट्र के विचार में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब संस्कृति थी तो किस प्रकार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कला थे, काव्य थे, कहानियाँ थीं और राष्ट्रीयवादी भावनाओं को विकसित किया था। ठीक है। बहुत से लॉर्ड इरविन कवि थे, उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए धन एकत्रित किया और युद्ध के लिए भी गए थे, जहाँ उनकी बुखार के कारण मृत्यु हो गई थी और लोकगीत लिखे गए और नृत्य किए गए और स्थानीय भाषाओं को बल दिया गया। ये थे राष्ट्र के लिए संस्कृति के विचार, बल किस प्रकार उन्होंने यूरोप के राष्ट्र में बल दिया था। प्रश्न नंबर 4, 5 मार्क्स में आने वाला प्रश्न, 5 मार्क्स में आने वाला ये प्रश्न 5 मार्क्स में आता है। जर्मनी का इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण, इन दोनों में से एक ही आता है, चाहे वो 5 मार्क्स में आता ही आता है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आपको बताई जाती है। तो जर्मनी की आए तो आप बता सकते हैं, आरंभ विलियम प्रथम के प्रशा के शासन पर आसीन हुआ था। जो विलियम थे आरंभ में, जो विलियम प्रथम के प्रशा के सिंहासन पर आसन हुए थे। बिस्मार्क द्वारा जर्मन राष्ट्र की भूमिका तैयार की गई थी और वियना कांग्रेस संधि हुई थी। एकीकरण में बाधाएं आने लगी थी और बिस्मार्क राष्ट्रीय फ्रांस और डेनमार्क द्वारा क्या किया गया? पराजित किया गया और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ठीक है भाई, बता दूं मैं आपको इटली का एकीकरण भी, क्योंकि ये अथवा में भी आ जाता है कभी कभी, या इन दोनों में से कोई एक आता है, जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इटली का एकीकरण क्या था और इसकी बाधाएं क्या थी। तो जो इटली का एकीकरण था वो 1832 काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना, फ्रांस से संधि हुई और ऑस्ट्रेलिया पराजित हुआ। 1859 में बुलाडो को राज्य में शामिल कर लिया गया। और द्वितीय चरण क्या हुआ था? मोडेना, टस्कनी, ब्राह्मा आदि का जनमत संग्रह सार्डिनिया में विलय कराया गया था। तृतीय चरण में क्या हुआ था? 1860 में गोरिबाल्ड द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। और चतुर्थ चरण में हुआ था वेनेशिया व रोम पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया था। उसी प्रकार 1871 में पोप में समझौता व एकीकरण का, इटली का एकीकरण वो उसका उदय हो गया था। अब आपको बतानी है कि जो बाधाएं कौन कौन सी आई थी इटली के एकीकरण में। तो देखिए उसमें बाधाएं कई सारी आई थी इटली के एकीकरण में। राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, पोप का शासन, वियना कांग्रेस और उदारवादी शासन। कौन सा शासन? उदारवादी शासन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 3 साल से बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, कि ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया किस प्रकार थी। जो ब्रिटेन की प्रक्रिया थी निर्माण के लिए वो एक लंबी प्रक्रिया थी, उसके बारे में आप बताना है तो आप बता देंगे कि राष्ट्र का निर्माण कोई उथल पुथल की क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। और 1688 में राजतंत्र ने संसद द्वारा ताकत छीन ली गई थी। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया, स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व पा लिया गया और नए ब्रिटेन के राष्ट्र का निर्माण हो गया और नए प्रतीक, नए झंडा अपना लिया गया था। ठीक है,
आपको बता देना, ये 5 मार्क्स में आता है। मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं कि राष्ट्रवाद कोई उत्तर पूर्व क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। 1688 में राजतंत्र से संसद ने शक्तियों को छीन लिया गया था और 1807 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया था और 1801 में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया था। नए ब्रिटिश का निर्माण हो गया था और नए प्रतीक को बढ़ावा दिया जाने लग गया था। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर आऊँगा, न्यू महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।